स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावः अस्माभिर्विधीयते। तत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे रूपकालङ्कारस्य विमर्शः अस्माकं पाठविषयोऽस्ति। तत्र परेषाम् आचार्याणां रूपकस्य यल्लक्षणमस्ति तन्निराकरिष्णुः पण्डितराजः इदानीं ग्रन्थमकार्षीत्। इदानीं रूपकस्य भेदमीमांसां वितन्वानः ग्रन्थं करोति। तद्वयमद्य पश्यामः। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति तदिदं रूपकं सावयवं निरवयवं परम्परितं चेति तावत् त्रिविधम् इति। ठीक है, यहाँ से पाठ देखिए। तो प्राथमिक रूप से रूपक के तीन भेद किए इन्होंने, सावयव, निरवयव और परम्परित रूपक। ठीक है, उद्देश्य कर रहे हैं अभी भेदों का स्वरूप भी समझाएंगे कि क्यों कोई रूपक सावयव होता है, क्यों कोई निरवयव होता है और क्यों कोई रूपक परम्परित होता है। ठीक है, पहले एक बार भेदों का उद्देश्य देख लीजिए। तत्राद्यम समस्त वस्तु विषय भेद समस्त वस्तु विषयम एकदेश विवर्ति च इति द्विविधम। उसमें जो पहला सावयव रूपक है उसके दो भेद होते हैं, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती। ठीक है, ऐसे तो विषय शब्द पुल्लिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर रूपक का उसको विशेषण बना करके उसका नपुंसक में निर्देश किया गया है कि समस्त वस्तु विषयम रूपकम सावयवम रूपकम एक देश विवर्ति च सावयवम रूपकम इत्थं द्विविधं भवति। द्वितीयमपि केवलं मालारूपकं च इति द्विविधम्। और द्वितीय जो निरवयव रूपक है वह भी केवल और माला इन भेदों से दो प्रकार का होता है, माने केवल निरवयव रूपक और माला निरवयव रूपक। इस प्रकार से चार भेद हुए। और जो तृतीय है परम्परित जो रूपक है वह तृतीयं च श्लिष्ट परम्परितम शुद्ध परम्परितम च इति द्विविधम। पहले उसके दो भेद होते हैं परम्परित रूपक के, श्लिष्ट और शुद्ध। श्लिष्ट माने ऐसा रूपक जहाँ पर आरोप्यमाण और आरोप विषय का वाचक जो पद होता है वह एक ही पद होता है, श्लिष्ट पद। ऐसे रूपक को हम श्लिष्ट रूपक कहते हैं। तो जो परम्परित रूपक है वो कहीं श्लिष्ट होता है और कहीं पर शुद्ध होता है, माने श्लिष्ट होता है। तो ऐसे दो भेद किए पहले, और फिर उन दो भेदों के सत्प्रत्येकम अर्थात तदेव परम्परितम रूपकम श्लिष्ट परम्परितम शुद्ध परम्परितम सत प्रत्येकम, यानी दोनों ही जो भेद हैं परम्परित रूपक के उनका केवल और माला, इस प्रकार से दो दो भेद और हो जाएंगे। तो जो तृतीय रूपक है परम्परित उसके चार भेद होंगे, श्लिष्ट परम्परित केवल रूपक, श्लिष्ट परम्परित माला रूपक, शुद्ध परम्परित केवल रूपक, शुद्ध परम्परित माला रूपक। इत्थम इदं तृतीयं यद् रूपकमस्ति तच्चतुर्विधं भवति। आहत्य त्रयाणामपि भेदानाम् उपभेदान् आदाय अष्टौ भेदाः संपद्यन्ते रूपकस्य। ठीक है, सावयव के दो भेद, निरवयव के दो भेद और परम्परित रूपक के चार भेद उसी को बताते हैं कि तृतीयं च श्लिष्ट परम्परितं शुद्ध परम्परितं चेति द्विविधं सत् नारायण प्रत्येकं केवल मालारूपत्वाभ्यां चतुर्विधत्वं
चतुर्विधम इत्यष्टविधम आहुहु। इस प्रकार से रूपक के कुल 8 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य करने के बाद इनका लक्षण बताते हैं कि किस भेद को आपको सावयव, किसको निरवयव और किसको परम्परित कहना है। ठीक है, परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकानां रूपकाणां संघातः सावयवम। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सावयव रूपक है वो एक आरोप नहीं होगा, उसमें अनेक आरोप होंगे, क्योंकि रूपकाणाम संघातः बोल रहे हैं तो वहां पर अनेक अभेद होंगे, तभी तो संघात हो सकता है। संघातो नाम समूह। तो वह जो अनेक रूपकों का संघात है, अब वो संघात कैसा होगा कि कैसे कैसे रूपक होने चाहिए वो संघात में जो रूपक हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकानां रूपकाणां मिथः सापेक्षा अस्ति निष्पत्तिः येषां ते परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिका तानि परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकानि रूपकाणि। ठीक है, अर्थात जो अपनी उत्पत्ति में जो सभी रूपक, जो सभी अभेद आरोप अपनी उत्पत्ति में दूसरे रूपक या आरोप की अपेक्षा करता है। नाम यत्र संघाते यानि रूपकाणि सन्ति बहूनि तेषु प्रत्येकं रूपकं प्रत्येकम् आरोपः स्वनिष्पत्तये अपरमपेक्षते सोऽपि किंचित् अपरं रूपकम् अपेक्षते। एवं सर्वाण्यपि रूपकानि परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकानि भवन्ति इति कृत्वा तेषां परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकाणां रूपकाणां यह संघातः अस्ति सः सावयवं रूपकम् उच्यते। ठीक है, इस प्रकार के अनेक आरोपों का जो समूह है उसको हम सावयव रूपक कहते हैं। तत्रापि अर्थात तस्मिन्नपि सावयवे रूपके, यतोहि सावयव रूपकस्य भेदद्वयमस्ति, अतः तस्य उपभेदानामपि इदानीं प्राप्तावसरतया लक्षणं विधत्ते आचार्यः, कि वहाँ पर भी जो समस्त वस्तु विषय है वो क्या है, तो कहते हैं समस्तानि वस्तूनि आरोप्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत्समस्त वस्तु विषयम्। देखिए, चूंकि सावयव रूपक का भेद है समस्त वस्तु विषय रूपक, तो उसके स्वरूप में ही क्या है, बहुत सारे रूपकों का होना है। तो यहाँ पर जितने भी रूपक हैं, अच्छा रूपक होंगे तो उनमें दो पदार्थ होंगे, एक आरोप्यमाण पदार्थ होगा, एक आरोप विषय पदार्थ होगा। आरोप्यमाण अर्थात उपमान पदार्थ, आरोप विषय अर्थात उपमेय पदार्थ। तो जहाँ पर सारे रूपक यानी जितने भी आरोप हैं वे सभी उन सभी आरोपों में आरोप्यमाण जो हैं वे शब्द से कहे जाएंगे। ठीक है, जितने भी उपमान पदार्थ हैं यदि वे सभी शब्द से कहे जाते हैं तो ऐसे सावयव रूपक को हम समस्त वस्तु विषय कहते हैं, क्योंकि वस्तु शब्द से यहाँ पर आरोप को लेना है, रूपक को लेना है। कि यावन्ति रूपक वस्तूनि सन्ति तावतां रूपक वस्तूनां आरोप्यमाणानां शब्देन उपादानमस्ति। जितने भी इस सावयव रूपक में आरोप हैं उन सभी में जो आरोप्यमाण हैं अर्थात उपमान पदार्थ हैं वे शब्द से कहे गए हैं। ठीक से आपको उदाहरण से समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जहां पर सावयव आरोप में जितने भी आरोप हैं उन सभी आरोपों के जो उपमान हैं अगर वे शब्दोपात्त हैं अर्थात शब्द से उनको कहा गया है तो ऐसे सावयव रूपक को हम समस्त वस्तु विषय कहते हैं। ठीक है, तदेव अत्र उक्तम समस्तानि वस्तूनि अर्थात आरोप्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत् समस्त वस्तु विषयं रूपकम्। यत्र च
हाँ, अब एक देश विवर्ती जो दूसरा भेद है सावयव का, उसका लक्षण कर रहे हैं। यत्र च क्वचिद अवयवे शब्दोपात्तम आरोप्यमाणम क्वचिच्च अर्थसामर्थ्याक्षिप्तम तदेक देशे शब्दानुपात्त विषयिके अवयव रूपके विवर्तनात् स्वस्वरूप गोपनेन अन्यथात्वेन वर्तनात् एक देश विवर्ती। अब देखिए, सावयव रूपक जो होता है वह समूह रूप संघात रूप होता है ना, तो संघात के बहुत सारे अवयव होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है, समुदाय के बहुत सारे अवयव होते हैं। तो उस यदि समुदाय का कोई अवयव, बहुत सारे अवयव हैं उसके, माने बहुत सारे रूपक रूप अवयव हैं उसके, आरोप रूप अवयव हैं, उनमें से किसी आरोप में अगर उपमान शब्दोपात्त है और किसी अवयव में उपमान जो है आरोप्यमान वो अर्थ सामर्थ्य से अक्षिप्त हो रहा है, ठीक है, कि यहां पर ये जो उपमेय है उस उपमेय पर उस वस्तु का आरोप होगा। तो जहां पर उस समुदाय में किसी रूपक में उपमान का ग्रहण अर्थ सामर्थ्य से हो रहा है, अगर ऐसा है कहीं पर आरोप्यमान, तो क्वचिच्च अर्थ सामर्थ्याक्षिप्तम, तो जब ये हो गया तो वो रूपक कैसा होगा, एक देशे शब्दानुपात्त विषयी के, अर्थात एक देश में, अर्थात किसी विशेष अवयव में, किसी विशेष रूपक में शब्दानुपात्त है विषयी जिसका, ऐसा बहुव्रीहि समास करेंगे। शब्देन उपात्तः विषयी यस्य तत् शब्दानुपात्त विषयिकम रूपकम तस्मिन् शब्दानुपात्त विषयिके अवयव रूपके। तो उस अवयव रूपक में विवर्तन होने के कारण, क्योंकि अब देखिए क्या है, बहुत सारे समुदायों में से कोई समुदाय ऐसा है जहां पर शब्द से कहा गया है उपमान और कहीं पर नहीं कहा गया है, तो जहां पर कहा गया है उसमें विवर्तन हो जाता है उस पूरे समुदाय रूपक का, इसीलिए एक देश में विवर्तन होने के कारण उसको एक देश विवर्ती कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर वह जो सावयव रूपक है वो अपने रूप का गोपन करता है। क्योंकि रूप का गोपन कैसे किया, तो देखिए सभी उसके जो अवयव हैं सावयव रूपक के, वे शब्दानुपात्त विषयिक नहीं हुए, माने वहां पर सभी रूपकों में उपमान को शब्द से नहीं कहा गया, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रूपक है वो कुछ अंश में अपने स्वरूप को छिपा रहा है। तो स्वस्वरूप गोपनेन अन्यथात्वेन वर्तमानत्वाद, तो अन्यथात्वेन वर्तन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सावयव रूपक का जो पहला भेद है समस्त वस्तु विषय, वहां पर सभी अवयवों में जो रूपक होता है वह शब्दोपात्त विषयक होता है, तो स्वरूप जो है वो अच्छे से स्पष्ट होता है रूपक का। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जितने भी अवयव हैं उनमें से कुछ अवयवों में तो शब्द से उपमान को कह दिया गया है, लेकिन कुछ अवयवों में शब्द से नहीं कहा गया है, तो अंशेन ये रूपक जो है वो अपने स्वरूप का गोपन कर रहा है, इसीलिए अन्यथात्वेन इसको यहां पर कहा गया है कि जैसे पहला रूपक था समस्त वस्तु विषय, उससे अतिरिक्त प्रकार से ये यहां पर रह रहा है, तो इसीलिए इसको एक देश विवर्ती कहते हैं। अस्तु, तो ये तो एक देश विवर्तित्व जो व्यवहार है उसका एक हेतु हो गया। अब उसका दूसरा हेतु भी देते हैं कि और उसको एक देश विवर्ती क्यों कहते हैं। यद वा एक देशे उपात्त विषयिके अवयवे विशेषेण स्फुटतया वर्तनात् एक देश विवर्ती। देखिए, एक देश विवर्ती शब्द से क्या अर्थ समझ में आता है कि जो एक देश में ही रह रहा है ना, जो एक देश में ही रह रहा है। तो अगर कोई समुदाय रूप व्यक्ति है या समुदाय रूप धर्म है तो उसको प्रत्येक में रहना चाहिए, घटक में, है ना, तन्निरूपित वर्त्यता जो है वो प्रत्येक घटक में जानी चाहिए।
लेकिन ये जो समुदाय रूप सावयव रूपक है, ये कहीं पर एक देश में ही रहता है ऐसा माना जाता है। अगर आप कहेंगे कि एक देश में रहता है, तब वो फिर समुदायनिष्ठ कैसे हुआ? तो देखिए, एक देश में रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य देशों में नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि एक देश में उसकी जो प्रतीति है वह स्फुट होती है, माने स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, और अन्य जहाँ पर वो नहीं रह रहा ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ पर वो थोड़ा कठिनता से प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थ सामर्थ्य से उसका आक्षेप किया जाता है। अर्थ सामर्थ्य से विषयी का आक्षेप होने के कारण उसको वहां पर नहीं रहता ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। वही कह रहे हैं कि एक देशे उपात्त विषयी के, तो एक देश में अर्थात उस समुदाय रूपक के जितने अवयव हैं उनमें से जिस अंश में वह शब्दों उपात्त विषयक है, माने शब्देन उपात्तः विषयी यस्य तत् शब्दोपात्त विषयकम रूपकम तस्मिन् शब्दोपात्त विषयी के उपात्त विषयी के अवयवे। अच्छा, अवयव में कर रहे हैं तो उपात्तः विषयः यस्य सह उपात्त विषयी अवयवः तस्मिन् उपात्त विषयी के अवयवे। तो देखिए, समुदाय रूपक के अनेक अवयव हैं, माने अनेक आरोप हैं। उनमें से कोई एक आरोप ऐसा है, एक देश ऐसा है जहां पर उपमान को, विषयी को शब्देन कहा गया है। ठीक है, तो उस अवयव में स्पष्ट रूप से अच्छे से रूपक की प्रतीति होती है, और जहां नहीं कहा गया है विषयी को शब्द से, वहां पर अच्छे से प्रतीति नहीं होती। लेकिन वहां पर नहीं है रूपक, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एक देश में, और वो देश भी कौन सा है जहां पर विषयी को शब्द से कहा गया है, ऐसे अवयव रूप एक देश में विशेषेण स्फुटतया वर्तनात्, विशेष रूप से स्पष्ट प्रतीत होने के कारण इस रूपक को हम एक देश विवर्ती कहते हैं। अस्तु, इत्थम समस्त वस्तु विषयस्य एक देश विवर्ति रूपकस्य च लक्षणं विहितम्। इदानीम उदाहरणम उभयोः। अब इसी प्रकार से चलेंगे। उद्देश्य सभी का एक साथ कर दिया, लक्षण उन्हीं का बताएंगे जिनका पहले उद्देश्य किया गया है, और फिर लक्षण के बाद उदाहरण देंगे परीक्षा के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो आगे निरवयव के दो भेद हैं उनका वहीं पर लक्षण बताएंगे और वहीं उदाहरण देंगे। ठीक है, देखिए, समस्त वस्तु विषयम सावयवम यथा। समस्त वस्तु विषय सावयव रूपक का उदाहरण दे रहे हैं। सुविमल मौक्तिकतारे धवलां शुकचंद्रिका चमत्कारे वदन परिपूर्ण चंद्रे सुंदरी राकासी नात्र संदेहः। अत्र कश्चित् वक्ता नायकः कश्चित् नायिकायां राकायाः पूर्णिमायाः अभेदं विवक्षुः इत्थं वचनं करोति। कोई नायक अपनी नायिका में पूर्णिमा का आरोप करता, अपने पूर्णिमा का अभेद बताता हुआ इस प्रकार से बोल रहा है कि तुम जो नायिका, तुम जो हो, तुम राकासी, तुम कैसी हो? राका हो, पूर्णिमा हो। तो भैया, पूर्णिमा बनाने के लिए तो आपको पूर्णिमा में जितनी वस्तुएं होती हैं सब चाहिए, तो अंगों का आरोप भी कर रहे हैं। देखिए, तो पूर्णिमा में क्या होता है? सबसे पहले तो तारे होते हैं, नक्षत्र दिखाई देते हैं आकाश में। तो इस नायिका में नक्षत्र क्या है? तो इसने मौक्तिक धारण किए हुए, मोती बहुत सारे धारण किए हैं नायिका ने। तो वही कह रहे हैं, सुविमलानि यानि मौक्तिकानि सन्ति तान्येव ताराः है ना। एवं अच्छा, ये सब संबोधन पद हैं।
नायिका के, है ना। तो आकारांत स्त्रीवाची जो शब्द होते हैं उनके संबोधन में इसी प्रकार से रूप बनते हैं। तो सुविमलानि मौक्तिकानि ताराः यस्यां सा सुविमल मौक्तिक तारा तत्संबोधने सुविमल मौक्तिक तारे हे सुंदरी, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ताराओं का आरोप किया नायिका में जो मोती धारण किए हुए उनमें, ठीक है। अच्छा, और वहां पर तो चंद्रिका भी होती है, राका में चंद्रिका होती है, ज्योत्सना चंद्र की जो कांति होती है, धवल। तो इस नायिका में क्या है वो, तो इस नायिका ने क्या है, सफेद वस्त्र धारण किए हैं, धवल। तो वही कह रहे हैं धवलाम शुकमेव चंद्रिका, है ना। धवल जो सफेद जो वस्त्र हैं वही क्या है, चंद्रिका है, और उसका चमत्कार है जिसमें। तो धवलाम सुख चंद्रिकायाः चमत्कारः यस्याम, है ना, ये व्यधिकरण बहुव्रीहि करना होगा। तो सफेद वस्त्र रूप जो चंद्रिका है, तो देखो नायिका के पास तो ज्योत्सना है नहीं, तो उसने जो सफेद साड़ी पहनी है उसी को चंद्रिका बना दिया। तो चंद्रिका का आरोप धवलाम शुक पे किया गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आरोप्यमाण है चंद्रिका और आरोप विषय है धवलाम शुक। उसी प्रकार से ताराएं हैं आरोप्यमाण और मौक्तिक जो हैं वह हैं आरोप के विषय। और क्या है, तो राका में तो चंद्र भी होता है, पूर्ण चंद्र। तो नायिका रूप राका में पूर्णिमा में क्या है, चंद्र। तो वदन परिपूर्ण चंद्रे वदनम एव परिपूर्ण चंद्र यस्याम सा वदन परिपूर्ण चंद्रा तत्संबोधने वदन परिपूर्ण चंद्रे, हे मुखरूपी पूर्ण चंद्र वाली पूर्णिमा, है ना, हे सुंदरी तुम पूर्णिमा हो। तो अब देखिए, तुम राकासी नात्र संदेह, तुम तो पूर्णिमा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसका सावयवत्व देखते हैं, फिर इसका समस्त वस्तु विषयता देखेंगे। तो देखिए सावयव क्या होता है कि जहां पर अनेक आरोप परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिक होते हैं। तो देखिए सुंदरी पर जो पूर्णिमा का आरोप है वो अपेक्षा करता है अन्य आरोपों की, अन्य रूपकों की, है ना। क्योंकि जो सुंदरी पर जो राका का आरोप है, पूर्णिमा का जो आरोप है, वो कब सिद्ध होगा, कब उस पर चमत्कारी होगा, जब राका के अन्य अंगों का आरोप नायिका के अंगों पर किया जाए। तो जो अन्य आरोप हैं, जैसे ताराओं का मोतियों पर आरोप, चंद्रिका का सफेद वस्त्र पर आरोप, ये सभी आरोप क्या हो जाएंगे, पूर्णिमा का जो नायिका पर आरोप है वो उसके निष्पत्ति में सहायक हो जाएंगे। उसी प्रकार से वे जो आरोप हैं उनके प्रति यह जो पूर्णिमा का जो आरोप है नायिका पर, वह उनकी निष्पत्ति में तो परस्पर निष्पादक भाव रहेगा इन आरोपों में। तो एतेषु आरोपेषु मिथः निष्पाद्य निष्पादक भावेन वर्तमानत्वात् अस्ति। तो ये सभी जो आरोप हैं, ये आरोपों का जो संघात है, ये सभी आरोप परस्पर निष्पाद्य निष्पादक भाव से रह रहे हैं। इसीलिए यह जो आरोपों का रूपकों का संघात है इसको हम सावयव कहेंगे, ठीक है। अतः अस्य रूपकस्य सावयवत्वम् इत्थं न्यश्चीयत। निरचीयत, निश्चीयत नहीं बनेगा, निरचीयत, ठीक है। और सावयव में भी समस्त वस्तु विषय है या एकदेश विवर्ती है, तो उसके लिए ये देखना होगा कि जितने माने संघात में जितने अवयव रूप आरोप हैं, क्या उन सभी में आरोप्यमाण जो विषयी है उपमान पदार्थ वह शब्द से कहा गया है। तो देखिए
4 आरोप हैं मुख्य रूप से, राका का आरोप, चंद्र का आरोप, तारा का आरोप और चंद्रिका का आरोप। तो इन सभी आरोपों में, संघात में जितने भी आरोप हैं उन सभी आरोपों में आरोप्यमाण जो उपमान पदार्थ है उसको शब्द से कहा गया है ना। शब्द तस्य आरोप्यमाणस्य सर्वत्र शब्दोपात्तत्वाद इदं समस्त वस्तु विषयम अस्ति। इदं सावयवम रूपकम समस्त वस्तु विषयम अस्ति। देखिए, पहला जो आरोप है उसमें तारा जो उपमान है उसको शब्द से कहा गया है, भले समास में कहा गया हो लेकिन उसका वाचक शब्द तो है ना उपमान का। उसी प्रकार से चंद्रिका ये भी उपमान का वाचक पद है, उसी प्रकार से चंद्र ये भी उपमान का वाचक है, और उसी प्रकार से राका यह भी चंद्र उपमान का वाचक है। तो सर्वेषु संघातावयवेषु आरोप्यमाणस्य शब्दोपात्तत्वात् इदं सावयवं रूपकं समस्तवस्तु विषयम् अपि अस्ति, अतः अत्र समस्तवस्तु विषयं सावयवं रूपकम् अस्ति इति निश्चेतव्यम्। ठीक है, यह पर इस प्रकार से मानना चाहिए। अब इसी रूपक में थोड़ा और एक मीमांसा का प्रारंभ करते हैं कि अत्र समुदायात्मकस्य सावयवरूपकस्य अवयवानां सर्वेषामपि वस्तुतः समर्थ्यसमर्थकभावस्य परस्परं तुल्यत्वेपि कवेः राकारूपस्यैव समर्थ्यत्वेन अभिप्रेतत्वात् समर्थकतया उपादानम् इतरेषाम् इति गम्यते। देखो भैया, अगर ऐसे तो हमने यही बोला था कि जहाँ पर परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकत्व होता है आरोपों में वहाँ पर सावयव होता है, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि समर्थ्य समर्थक भाव जो है वह परस्पर नहीं है। एक रूपक समर्थ्य है और अन्य रूपक, अन्य जो आरोप हैं वे समर्थक हैं। ठीक है, तो पहले तो कहते हैं कि देखिए, वास्तविकता तो ये है कि यहाँ पर जितने भी आरोप हैं 4, वे सभी परस्पर समर्थ्य समर्थक भाव से रहते हैं। ठीक है, वही कहते हैं अत्र समुदायात्मकस्य सावयव रूपकस्य, समूह रूप जो सावयव रूपक है उसके जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों की वस्तुतः समर्थ्य समर्थक भाव जो है वो परस्पर तुल्य है। ठीक है, वे सभी एक दूसरे के प्रति समर्थ्य और समर्थक बनते हैं। तो किसी एक को समर्थ्य कहना और अन्य को समर्थक कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी में परस्पर समर्थ्य समर्थक भाव तुल्य है। लेकिन फिर भी कवेः, कवि का अभिप्राय अवश्य जानना चाहिए। कविः किम अभिप्रैति इति। तो कवेर अभिप्रायः अस्ति कि राकारूप यः अवयवः अस्ति अस्य सावयवरूपकस्य सः समर्थ्यः अस्ति, अन्यानि च समर्थकानि सन्ति। अब आप भी विचार कीजिए, इसमें और कोई प्रमाण तो नहीं है, सहृदय का अनुभवी प्रमाण बन सकता है कि यहाँ पर जितने भी आरोप हैं उनमें से कौन सा आरोप आपको मुख्य लग रहा है। कवि मुख्य रूप से क्या करना चाहता है, तो कवि मुख्य रूप से कवि को नायिका के मोतियों को तारा बनाने की भी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे नहीं समझ में आती, उसमें भी इतना चमत्कार नहीं है, और उसके वस्त्रों को भी ज्योत्सना बनाने में कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन नायिका को पूर्णिमा बनाने में उसका तात्पर्य है, क्योंकि पूर्णिमा जिस प्रकार से आनंददायिनी होती है उसी प्रकार से ये जो स्त्री है वो नायिका है वो आनंददायिनी है। तो कवि का जो अभिप्राय है वो ये है कि राकारूप जो अवयव है उस संघात का, उसी को समर्थ्य बनाते हैं, माने प्रधान बनाते हैं, और अन्य जो आरोप हैं, अन्य जो अवयव हैं 3, उनको उसका समर्थक बनाएंगे। वही कहते हैं कि राकारूपस्यैव समर्थ्यत्वेन अभिप्रेतत्वात्। राकारूप ही जो आरोप है या अवयव है उस संघात का, वह कवि का अभिप्रेत होने के कारण अन्य जो अवयव हैं 3 जो आरोप हैं उनका समर्थकतया उपादानम इति गम्यते। उनका कवि ने समर्थक के रूप में उपादान किया है ऐसा प्रतीत होता है। वस्तु
इति गम्यते। एवं स्थिते समर्थकरूपकाणां विषयिणोः पृथक् विभक्तेः अश्रवणात् अनुवाद्यत्वेपि समर्थ्यरूपकस्य तयोः पृथक् विभक्तिश्रवणात् विधेयतया तदादाय संघातात्मकस्य सावयवरूपकस्यापि विधेयत्वमत्र विपदिश्यते। अब देखिए, एक समझने वाली बात है। आपको पहले भी किसी अलंकार के निरूपण में बताया था कि उद्देश्य विधेय भाव जब हम विचार करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि पृथक विभक्तिकत्व होना चाहिए पदों में जिनका आप उद्देश्य विधेय भाव की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि समास में जो पद निहित होते हैं उन पदार्थों का उद्देश्यता या विधेयता नहीं कही जा सकती। तो उद्देश्यता या विधेयता के लिए आपको उद्देश्य विधेय भाव के लिए आपको अलग अलग विभक्तियों में रखना होगा तद्वाची पदों को। तो वही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो समर्थक आरोप हैं तीन, कौन कौन से? सुविमल मौक्तिक तारत्व, धवलाम शुक चंद्रिका चमत्कारत्व और वदन परिपूर्ण चंद्रत्व। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो विषय और विषयी हैं वे समस्त पदों में कहे गए हैं, है ना। तीनों जगह पे देखिए, तारा है विषयी, मौक्तिक है विषय, लेकिन दोनों समस्त पद में है, और चंद्रिका है विषयी, धवलाम शुक है विषय, ये भी समस्त पद में कहे गए। वदन है विषय आरोप का, और पूर्ण चंद्र है विषयी, वो भी यहाँ पर समस्त पद में कहा गया है। तो पृथक विभक्ति का श्रवण नहीं होने के कारण, समस्त समास में होने का मतलब क्या है? पृथक विभक्ति नहीं, विषय और विषयवाचक पदों से पृथक विभक्ति नहीं रहेगी। तो पृथक विभक्ति का श्रवण नहीं होने के कारण इन सभी समर्थक रूपकों की अनुवाद्यता रहेगी, अप्रधानता रहेगी। ठीक है, तो अनुवाद्यत्वेपि, लेकिन समर्थ्य रूपक जो है, माने नायिका पर जो राका का आरोप है, पूर्णिमा का जो आरोप है, वहां पर तो ऐसा नहीं है। वहां पर तो जो आरोप विषयी वाचक पद है राका, वह पृथक पद है, और आरोप का विषय जो है त्वम पद, वो पृथक है। इसीलिए पृथक विभक्ति का श्रवण होने के कारण यहाँ पर क्या रहेगी? विधेयता रहेगी। ठीक है, इस समर्थ्य रूपक में विधेयता रहेगी। ठीक है, तो समर्थ्य रूपक गत विधेयता को लेकर के ही विधेयतया तदादाय, माने समर्थ्य रूपक गतम विधेयत्वमादाय सकलस्य संघातस्य विधेयत्वमत्र विपदिश्यते। अत्र सावयवम रूपकम विधेयमस्ति, ऐसा जो व्यवहार है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो समर्थ्य रूपक है वो विधेय है। देखो क्या बात है, उसको समझ लीजिए कि एक समुदाय में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा सरल इसका उदाहरण देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोजन कर लिया है, ठीक है, और एक जो प्रधान व्यक्ति है उस समुदाय में उसने भोजन नहीं किया है। तो ये व्यवहार देखा जाता है कि अरे वहाँ से जो समुदाय आया था उसने भोजन नहीं किया, ठीक है, तो वो जो भोजनाभाव है वो उस अवयव के, उस संघात के एक अवयव को लेकर के उस संघात में व्यवहृत होता है ना। अनेन समूहेन न भुक्तमिति। तो उसी प्रकार से इस संघात, इस पूरे संघात में यद्यपि तीन रूपक जो है, मेजॉरिटी ऑफ रूपक जो है वो अनुवाद्य हैं, उद्देश्य हैं, लेकिन एक जो है समर्थ्य रूपक वह विधेय है और वो प्रधान है चूंकि समर्थ्य है। तो प्रधान होने के कारण उसकी जो विधेयता है उस विधेयता को लेकर के ही पूरे संघात में विधेयता का व्यवहार हो जाता है कि अत्र अस्मिन् पद्ये सावयवम रूपकम विधेयम अस्ति। तो उसका एक
लौकिक उदाहरण देते हैं कि यथा भट संघातांतर्गतस्य मुख्यस्य कस्यापि भटस्य जयपराजयाभ्यां भटसंघातो जितः पराजितश्च इत्युच्यते। बहुत सारे सैनिकों का जो समूह है उसमें से कोई मुख्य जो मुखिया सेनापति है, अगर वह हार जाता है, भले ही अन्य सैनिकों ने दूसरे विपक्षी सैनिकों को हरा दिया, लेकिन अगर सेनापति हार जाता है तो व्यवहार क्या होता है कि अयम भट संघातः अनेन जितः अथवा अनेन पराजितः। कब? जब सेनापति हार या जीत जाता है। तो भले ही अन्य सैनिक कुछ भी करें, लेकिन जो मुख्य सैनिक होता है उसकी स्थिति से पूरे समुदाय में जैसे लोकमय व्यवहार होता है। जैसे बताया ना, सारे लोग तो खाना खा चुके हैं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति था, दूल्हा ही भूखा रह गया, पूरी बारात ने खाना खा लिया, तो क्या बोलेंगे, है ना, कि अयम इयं वरयात्रा अथवा वरयात्रिणः भोजनम न कृतवन्तः, क्योंकि उनका जो मुखिया है, मुख्य, उसी ने भोजन नहीं किया है। तो खैर, तो समुदाय में मुख्य जो अवयव होता है, तद्गत धर्म से समुदाय में व्यवहार जैसे होता है उसी प्रकार से, माने लोक में उसी प्रकार से यहाँ यद्यपि इस रूपक के 3 जो अवयव हैं वो अनुवाद्य हैं, उद्देश्य हैं, फिर भी इस रूपक में विधेयता का जो व्यवहार है वह व्यवहार समर्थ्य रूप जो एक अवयव है इस रूपक का, उसको लेकर के हो रहा है। इदम अवगंतव्यम। अस्तु, अस्तु तर्हि एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः रूपकान्तरस्य उदाहरणं नाम नाम अस्यैव समस्तस्तु विषयस्य रूपकस्य अपरमुदाहरणं वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।